हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोग कर रहे थे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के बारे में। रेटिंग ऑफ फाइबर्स हमने कर लिया है, सीवेज डिस्पोजल में उनका रोल देखा, और भी बहुत सारे रोल हमने कर लिए हैं। उसका एक पार्ट हमारा बचा हुआ था, क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल। ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डोमेस्टिक आर्टिकल्स के डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि स्पाइरोकीट सिस्टोफेगा जो है, ये डोमेस्टिक आर्टिकल को डिग्रेड कर देता है, लाइक कॉटन फाइबर, लेदर, वुडन आर्टिकल्स। तो ये उसका डिग्रेडेशन करा देता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट बचा हुआ था उसका। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फूड पॉइजनिंग। बेटा, फूड पॉइजनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि फूड के अंदर कोई पॉइजन है। ठीक है, जो हमने ले लिया है। अब फूड पॉइजन का काम कब करता है? जब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि मेनली बैक्टीरिया। तो फूड पॉइजनिंग होता क्या है? इट इज द डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस्ड बाय टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन फूड। ये वो डिस्कम्फर्ट है जो उन टॉक्सिन्स की वजह से हुआ है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मेनली ये किस वजह से टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करते हैं। लाइक कैसे टॉक्सिन? जैसे कि टॉक्सिक अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे कि टॉमेन्स। ठीक है, तो ये से ध्यान रखना, इन टॉक्सिक अमीनो एसिड्स की वजह से, टॉमेन्स की वजह से जो फूड होता है उसके अंदर टॉक्सिन्स आ गए। ठीक है, तो टॉक्सिन की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब ये डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करने का जो रीज़न है कि कौन सा बैक्टीरिया इस डिस्कम्फर्ट को प्रोड्यूस करता है, उसके बेसिस पर हम फूड पॉइजनिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आती है बॉटुलिज्म, सेकंड है कॉमन फूड पॉइजनिंग, और थर्ड है साल्मोनेलोसिस। बॉटुलिज्म क्या है? इसका कॉजल एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, इसमें जो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम का इन्फेक्शन होता है। मेनली ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा, ये केन्ड फूड आइटम्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे केन्ड फूड आइटम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। अगर उनकी प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस पे मेंटेन नहीं किया जाता तो कई बार उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम का इन्फेक्शन हो जाता है, और वो फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो फूड पॉइजनिंग होती है उसको हम कहते हैं बॉटुलिज्म। अब अगर बॉटुलिज्म हो जाता है तो उसके कॉमन सिम्टम्स क्या आते हैं? रेस्पिरेटरी फेलियर, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, विजन ब्लर्ड हो जाती है, या फिर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। ध्यान रखना, बॉटुलिज्म जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जबकि कॉमन फूड पॉइजनिंग में हम पढ़ेंगे कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कॉमन फूड पॉइजनिंग। इसका कोजल एजेंट क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्या है बच्चे? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब ये कहाँ मिलेगा हमें? मोस्टली ये मिल्क प्रोडक्ट्स को अटैक करता है। ठीक है, अब मिल्क प्रोडक्ट्स हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे होने वाली जो फूड पॉइजनिंग है उसको हमने क्या नाम दे दिया? कॉमन फूड पॉइजनिंग। सबसे ज्यादा यही होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, फीवर विद चिल, फीवर के साथ चिलिंग आ रही है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? डैमेज। नेक्स्ट आता है साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस जो है बेटा, ये किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला एंटेरिडिस या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया किसको अटैक करते हैं? मीट। तो एक ऐसा मीट हम कंज्यूम कर ले जिसके अंदर इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, तो वो क्या कॉज कर देता है? साल्मोनेलोसिस कॉज कर देता है। इसके सिम्टम्स क्या है? काफ़ी हद तक कॉमन फूड पॉइजनिंग जैसे ही है। वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, फीवर विद चिल हो जाता है। ठीक है, तो इनकी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में जो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फूड पॉइजनिंग का टॉपिक। अब हम लेते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज एंटीबायोटिक्स। तो बेटा, एंटीबायोटिक्स वर्ड को अगर हम देखें तो ये बेसिकली दो
वर्ड से मिला हुआ होता है एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। बायोटा मीन्स लाइफ। तो पहले तो हम कहते थे कि एंटीबायोटिक्स क्या है? अगेंस्ट लाइफ है। वो हम क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और इवन लो कंसंट्रेशन में दे आर एंटागोनिस्टिक टू द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं या उनको किल करते हैं। तो ये उनके अगेंस्ट काम करते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम कहते थे कि दे आर अगेंस्ट लाइफ, लेकिन अब हम कहते हैं फॉर लाइफ। ठीक है, एंटीबायोटिक जो टर्म है ये किसने दिया था? ऐसे वॉक्समैन भी बोल देते हैं हम शॉर्ट में, कई बार ऐसे वॉक्समैन के नाम से भी आता है। ऐसे की फुल फॉर्म क्या होती है? सैलमन अब्राहम वॉक्समैन। ठीक है, जबकि जो फर्स्ट कमर्शियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी वो एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और ये किससे मिली थी? पेनिसिलियम फंगाई से। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। लेकिन बेटा ये जो डिस्कवरी थी ये सेरेंडिपिटी डिस्कवरी थी। दैट मीन्स इट वाज डिस्कवर्ड बाय चांस। बाई चांस क्यों कह रहे हैं? बेटा ध्यान देना, कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो रिसर्च करने से पहले ही उसको सबमिट करना होता है कि वो क्या रिसर्च कर रहा है, कौन से प्रोसीजर यूज़ करेगा, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो वो उसको मेंशन करना होता है। तो इसने जो ये डिस्कवरी की ये इसके उसके अंदर मेंशन था ही नहीं, वो इस पे काम कर ही नहीं रहा था। एक्चुअल में क्या हुआ, वो एक कल्चर मीडिया पे काम कर रहा था जिसके ऊपर उसने बैक्टीरिया को ग्रो कराया हुआ था। किसको ग्रो कराया हुआ था? बैक्टीरिया। लेकिन बाई चांस उसकी प्लेट कंटामिनेटेड हो गई। किससे? फंगाई, पेनिसिलियम फंगाई से। तो उसने क्या देखा कि जहाँ पे पेनिसिलियम फंगाई ग्रो कर रहा है उसके आसपास के कुछ एरिया में ये माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो एक ऐसा सर्कल सा दिखाई दे रहा था जहाँ पर उन माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं थी। तो उससे इसको एक आइडिया आया कि पेनिसिलियम जो है ये एक ऐसे केमिकल की सिक्रीशन कर रहा है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सेरेंडिपिटी डिस्कवरी थी। लेकिन अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया से पहले एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर की गई, तो वो एंटीबायोटिक है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये किससे ऑब्टेन्ड हुई थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कि एक्टिनोमाइसिटीज में आता है। किस में आता है? आप देखोगे आगे भी कि बैक्टीरिया की जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाई गई हैं या बैसिलस से। ठीक है, तो वो एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप का एक पार्ट है। जैसे माइकोप्लाज्मा हम पढ़ेंगे, रिकेट्सिए पढ़ेंगे, वैसे ही एक्टिनोमाइसिटीज भी हम पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक जो हमें किससे मिलती हैं? बैक्टीरिया से मिलती हैं। वो कौन से ग्रुप से हम निकालते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज। अब क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करती हैं? तो इसके लिए वो क्या करती है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करती हैं। क्या करती हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर हमने एंटीबायोटिक की प्रॉपर स्टोरेज नहीं की तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज डिस्ट्रॉयड बाय बैसिलस ब्रेविस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को कौन डिस्ट्रॉय कर देता है? बैसिलस ब्रेविस डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक, उनका सोर्स बैक्टीरिया और उनका इफेक्ट या वो किस चीज़ को इनहिबिट करते हैं, उनका टारगेट क्या है। जिस भी ऑर्गेनिज्म को वो टारगेट बनाएंगे उसके किस पार्ट को इफेक्ट करेंगी। तो आप मोस्टली देखोगे कि उनका टारगेट होता है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट। ठीक है, या तो कोई एंजाइम या राइबोसोम का कोई कंपोनेंट जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। सबका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के इफेक्ट और इनहिबिशन अब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो एंटीबायोटिक है ये ऑब्टेन्ड होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियम से।
ठीक है, ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होती है और इसका टारगेट क्या होता है 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, लार्जर और स्मॉलर। तो लार्जर होती है 50s और स्मॉलर होती है 30s। तो ये 30s सब यूनिट को टारगेट बनाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, किसको टारगेट बनाएगा, 30s सब यूनिट को टारगेट बनाता है। दूसरी एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिटिन। ये इसका सोर्स बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। इसका इफेक्ट हमने नहीं दिया है, नहीं पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी का बता रही हूँ। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है क्लोरमफेनिकोल। इसका भी ये सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से 2 एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड हो रही है, क्लोरोमाइसिटिन एंड क्लोरमफेनिकोल। दोनों सी वाली एंटीबायोटिक है, क्लोरोमाइसिटिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ये किससे मिलती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से। ये किसको इफेक्ट करती हैं, ये पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं। और ये एंजाइम कब चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स ट्रांसलेशन के दौरान चाहिए होता है। किसके दौरान चाहिए होता था, ट्रांसलेशन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है कैनामाइसिन। ये किससे ऑब्टेन्ड होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटिकस। ठीक है, ये किसको अफेक्ट करती है, 16S rRNA को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है, 16S rRNA। ठीक है, अब ये 16S rRNA क्या है, इसकी जो 30S सब यूनिट है, हमने क्या कहा था, राइबोसोम किससे मिलकर के बना हुआ है, rRNA और प्रोटीन्स के साथ मिलकर के। तो जब ये 16S rRNA कुछ प्रोटीन्स के साथ मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 30S। तो ये राइबोसोम की सब यूनिट को तो अटैक नहीं करता, लेकिन 16S rRNA को टारगेट करता है। तो जिससे स्मॉलर सब यूनिट नहीं बनेगी, और स्मॉलर नहीं बनेगी तो राइबोसोम आपका नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेशियन। ये क्या करता है बेटा, राइबोसोम की ए साइट को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ बेटा, ये जो राइबोसोम होता है ना, इसके ऊपर 3 साइट होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ठीक है, इनमें से अमीनो एसिड की बाइंडिंग के लिए 2 साइट होती है, पी और ए। कोई भी नया अमीनो एसिड आता है ना बेटा, उसको कौन लेकर के आता है, टीआरएनए लेकर के आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जिस टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड अटैच्ड होता है, उस टीआरएनए को हम कहते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज्ड टीआरएनए जो होता है, सबसे पहला चार्ज्ड टीआरएनए तो पी साइट पे बाइंड करता है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो यहाँ पे पी साइट होती है, तो पहला चार्ज टीआरएनए तो पी साइट पे आकर के बाइंड करते हैं, और उसके बाद आपकी लार्जर सब यूनिट बाइंड होती है। और जैसे ही लार्जर सब यूनिट बाइंड होती है, ए साइट और ई साइट भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे, चार्ज टीआरएनए, वो पहले किस पे आएंगे, ए साइट पे। तो ए साइट और पी साइट क्या है, अमीनो एसिड की बाइंडिंग की साइट है। तो ये क्या करता है बेटा, ये एक तो अफेक्ट करता है ए साइट ऑफ राइबोसोम को, और दूसरा जब ये टीआरएनए इन साइट पे आकर के अटैच होता है, तो इनके बीच में होता है बेटा एमआरएनए की सीक्वेंस, जिसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड को ऐड करा रहा है। तो ये टीआरएनए एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये इसकी इंट्रैक्शन जो होती है एमआरएनए के टीआरएनए के साथ, उसको भी इनहिबिट कर देता है। और अगर ऐसा होगा तो भी आपका प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आती है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन का सोर्स ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस। ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस। एरिथ्रोमाइसिन, इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। ये भी क्या करता है बेटा, 23S rRNA, 23S rRNA लार्जर सब यूनिट को बनाता है। ध्यान रखना, लार्जर सब यूनिट में 23S rRNA और कुछ प्रोटीन्स मिलकर के किसको बनाएंगे, लार्जर सब यूनिट। और 16S किसको बनाता है, स्मॉलर सब यूनिट को। नियोमाइसिन जो है, इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस फुराडिए।
ये 16 SRRNA को अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी एंटीबायोटिक मैंने बताई जो स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से ऑब्टेन्ड होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो बेटा एक कॉर्ड बना लो, SC कट 10, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कट लगा दिया किस पे, 10 पे। कोई टारगेट होता होगा उसका शॉर्टकट बना लो, और इधर बना लो GV गैव कारफ, KAREF, ठीक है। अब कैसे याद करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो S से आ गया आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, C से 2 हैं जो वेनेजुएला से आए थे, क्लोरोमाइसोटिन क्लोरमफेनिकोल, K से कैनामाइसिन, T से टेट्रासाइक्लिन एंड टेरामाइसिन, C से भी 2 हैं, T से भी 2 हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंड टेरामाइसिन, E से एरिथ्रोमाइसिन और N से नियोमाइसिन। ये सीक्वेंस में याद हो गया आपको। और गैव कारफ मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉज तो क्या है, ग्रीशियस। जीनस तो सेम है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्पीसीज क्या होगी, ग्रीशियम होगी, ठीक है। C से 2 हो गए, दोनों का एक ही है, क्लोरोमाइसोटिन और क्लोरमफेनिकोल का क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ठीक है। कैनामाइसिन का इसी के नाम से है, कैनामाइसेटिकस का। टेट्रासाइक्लिन का है ओरियोफेशियन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। टेट्रासाइक्लिन का क्या है, ओरियोफेशियन। और टेरामाइसिन का क्या है, रमोसस, ठीक है। टेरा में रे की प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा आ रही है, हालांकि इसमें भी है टेट्रासाइक्लिन, लेकिन इसमें टेरा रे की साउंड ज़्यादा आ रही है, तो रेमोसस, ठीक है। ई से एरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रियस, नियोमाइसिन और फ्राडिए। एक बार याद कर लोगे तो इस सीक्वेंस से आपकी मिस्टेक नहीं होंगी, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब देखो और देख लेते हैं। एक एंटीबायोटिक होती है सबटिलिन, इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैसिलस सबटिलिस। पॉलीमिक्सिन, इसका है बैसिलस पॉलीमिक्सा। बैसिट्रेसिन अगर हम देखें, ठीक है, तो बैसिट्रेसिन का होता है बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। ये क्या करता है बेटा, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब एक चीज़ यहाँ से देखना, अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन बैसिट्रेसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने मेनली क्या डिस्कस किया, एक तो हमने डिस्कस किया डोमेस्टिकेटेड आर्टिकल्स का डिस्ट्रक्शन, दूसरा पार्ट हमने स्टडी किया फूड पॉइजनिंग, और तीसरी चीज़ हमने डिस्कस कर ली बेटा आपकी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।